गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 स्थिर वैद्युतिकी के लेक्चर नंबर 4 में आपको वस्तुओं के आवेशन के बारे में समझाएंगे। वस्तुओं का आवेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको अच्छे से समझना है। चलो हम देखते हैं कि आवेशन कैसे किया जाता है। तो आवेशन के कई तरीके हैं, तो हमें सभी तरीकों को अच्छे से पढ़ना है। आवेशन क्या है पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है और इस वस्तु को हम किसी भी विधि द्वारा किसी भी तरीके से आवेशित कर दें। इस वस्तु को किसी भी तरीके से हम क्या है आवेशित कर दें, क्यों आवेश दे दें, तो यह वस्तु हो जाएगी आवेशित। तो वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाती है। वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन के कई क्रम हैं, उनको समझते हैं। आवेशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो आवेशन के दो तरीके हैं। एक है संपर्क द्वारा आवेशन, मतलब कि वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तब आवेश उत्पन्न होता है। वस्तुओं को रगड़ने पर कैसे होता है आवेशन, देखते हैं। इसे दो वर्गों में बांटा गया है। तो संपर्क द्वारा जो आवेशन होता है उसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो घर्षण और दूसरा है चालन या संपर्क द्वारा। चालन या संपर्क द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है, वस्तु को आवेशित कैसे करेंगे। तो पहला नंबर हम देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों ये डेली लाइफ का एक उदाहरण है। आप लोग स्केल को बाल पे रगड़ते हैं या ऊन पे रगड़ेंगे तो क्या होता है, अगर उसको उसके पास लाया जाता है तो वह क्या है चिपकने लगता है। इसका मतलब जो स्केल है अर्थात कांच की छड़ या एबोनाइट की छड़ है वह आवेशित हो जाती है। हम अपने हथेलियों को रगड़ते हैं तब भी आवेश उत्पन्न होता है। बादल आपस में टकराते हैं, जो बिजली निकलती है ये आवेश के कारण ही उत्पन्न होती है। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए, घर्षण द्वारा। जब एक दूसरे से रगड़ते हैं, एक दूसरे पर फिसलते हैं तब क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है और वस्तुएं क्या हो जाती हैं आवेशित हो जाती हैं। चलो इसमें देखते हैं। जब वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को आवेशित कर देती है। इसका मेन कारण क्या है, इसका मुख्य कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ जब रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाएगा। इसी तरह बिल्ली की खाल पर प्लास्टिक की छड़ रगड़ते हैं, अर्थात जैसे स्केल होती है हमारी प्लास्टिक की, उसको अगर बिल्ली की खाल पर रगड़ें तो बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाएगी, उस पर धनावेश आ जाएगा और प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश आ जाएगा। इसी प्रकार ऊन को एबोनाइट या कांच की छड़ द्वारा रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या हो जाती है ऋण आवेशित, एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है तथा ऊन धनावेशित हो जाता है। अब चलो इसमें थोड़ा समझा देते हैं क्या होता है इसमें। मान लेते हैं ये हमारी स्केल है और इस स्केल को इस बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं। ये बिल्ली की खाल है, तो अगर इस पर जैसे हम इसको रगड़ते हैं तो ये क्या हो जाती है, स्केल क्या हो जाती है ऋण आवेशित, अर्थात जैसे रगड़ते हैं इधर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें प्रवेश कर जाता है। इलेक्ट्रॉन ही तो ऋण आवेश हैं, तो बिल्ली की खाल पे रगड़ने के समय इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें कूद जाते हैं और इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें कूद गए हैं, स्केल में आ गए हैं, तो यह वस्तु क्या हो जाएगी धनावेशित। आप लोग बच्चों पढ़ चुके हो कि किसी भी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह वस्तु क्या हो जाती है धन आवेशित हो जाती है और जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है वह हो जाता है ऋण आवेशित। तो ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि छड़ को रगड़ते हैं तो इसमें की इलेक्ट्रॉन जो कांच की छड़ है वह क्या हो जाती है इसमें से इलेक्ट्रॉनों को ले लेती है या
बिल्ली की जो खाल है इससे इलेक्ट्रॉन स्केल में आ जाते हैं और यह क्या है, संपूर्ण बिल्ली की खाल क्या है, ऋणावेशित हो जाती है, सॉरी धनावेशित हो जाती है। चलो देखते हैं। अब इसके बाद अगला नंबर है चालन या संपर्कन द्वारा आवेशन। चालन और संपर्क द्वारा आवेशन आप लोग ये तो पढ़ते ही होंगे। चालन या संपर्क द्वारा, मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु है, ये आवेशित है, ये क्या है, आवेशित है। यहाँ पर कोई क्षण है या उदासीन है, या आवेशित है और यह उदासीन है। अब इनको जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह आवेशित वस्तु से, अर्थात ये आवेशित है तो इससे आवेश का प्रवाह प्लस क्यू का प्रवाह किसकी ओर होता है, क्यू का प्रवाह उदासीन वस्तु की ओर होता है। तो किसी भी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु अर्थात उदासीन वस्तु से जोड़ देने पर जो आवेश होता है वो उदासीन वस्तु की ओर प्रवाहित हो जाता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि चालन या संपर्क द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। एक आवेशित वस्तु होती है, एक उदासीन, आप जैसे जोड़ देते हैं वैसे आवेश का प्रवाह उदासीन वस्तु की ओर होने लगती है। जैसे हम एक ग्लास गर्म पानी को ठंडे पानी में रखते हैं तो ऊष्मा किस तरफ प्रवाहित होती है, ठंडे पानी से गर्म पानी की ओर प्रवाहित होती है, और जो ठंडा पानी है धीरे धीरे वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसी प्रकार अगर ये आवेशित है, ये चार्ज है और ये अभी चार्ज नहीं है तो आवेश किस तरफ प्रवाहित होगा, उदासीन वस्तु की ओर, और धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। अब बताइए इसका आवेश प्रवाह कब तक होगा, जब तक दोनों वस्तुएं आपस में बराबर आवेशित नहीं होगी। जब तक दोनों वस्तुएं आपस में बराबर आवेशित नहीं होंगी तब तक इसमें से आवेश का प्रवाह होता रहेगा। तो आप लोग बच्चों डेली उदाहरण से समझ सकते हैं कि गर्म ग्लास में जो दूध रखा है ठंडे पानी में, तो उसमें से ऊष्मा का प्रवाह, उसमें से ये जल है, उसमें से ऊष्मा का प्रवाह कब तक होता रहेगा, जब तक इसका तापमान बराबर नहीं हो जाता। इसी प्रकार ये भी है, तो आवेश कब तक प्रवाहित होगा, जब तक दोनों में आवेश बराबर नहीं हो जाता। तो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जब दोनों का आवेश बराबर हो जाता है तो यहाँ पर विभवांतर क्या आता है, शून्य। मान लेते हैं अभी इसका विभवांतर V1 है और इसका विभवांतर V2 है, तो यहाँ पर देखिए विभवांतर आपस में क्या है, शून्य नहीं है। लेकिन जब ये और ये आपस में बराबर आवेशित हो जाएंगे तो इसमें जितना विभवांतर है और इसका जितना विभव है दोनों आपस में बराबर होंगे तो हमारा विभवांतर जो आएगा शून्य आ जाएगा। अर्थात इसका विभव और इसका विभव घटाने पर क्या आएगा, 0। इसका मतलब दोनों क्या हैं, संतुलित अवस्था में हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ाएंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। इसके कई चरण हैं, इसको ध्यान समझना। आप लोग इसमें से लिख लेना जो दिया गया है, क्योंकि हम इसको बार बार पढ़ के बताएंगे नहीं, क्योंकि ये आसान है, जितना समझा रहे हैं उतना यहाँ पर लिखा गया है। चलो अब देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। मान लेते हैं कोई उदासीन वस्तु है, यहाँ पर कोई उदासीन वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है, इसमें धनावेश और ऋण आवेश दोनों भरे होते हैं। इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। कोई भी उदासीन वस्तु होती है उसमें धनावेश अगर ऋणावेश बराबर हैं तो ये धनावेश ये ऋणावेश एक दूसरे को मिलकर नष्ट कर देंगे, एक दूसरे से मिलकर क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो वस्तु क्या है, अभी उदासीन है। मान लीजिए प्लस, इसमें केवल प्लस प्लस हो तो ये धनावेशित, मान लीजिए केवल इसमें ऋणावेश हो तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित होगी। लेकिन जब धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित हों बराबर संख्या में तो वस्तु क्या कहलाएगी, उदासीन। क्यों, क्योंकि धनावेश ऋणावेश से मिलकर उदासीन हो जाता है। ये धनावेश इससे उदासीन, ये धनावेश इससे उदासीन, इसी तरह सभी धनावेश
हर ऋण आवेश से क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अब देखते हैं, ये तो पहला नंबर यहाँ पे दिया गया है, जो उसको समझा दिया गया कि उदासीन वस्तु पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये चरण 1 का था। अब चरण 2 में क्या करते हैं हम, ये मान लेते हैं धनावेशित, ये उदासीन वस्तु है, ये क्या है, उदासीन है, उदासीन, ये उदासीन वस्तु है, उदासीन। अब इस उदासीन वस्तु के पास हम बाहर से एक छड़ लेकर आते हैं, बाहर से एक क्या लेकर आते हैं, छड़, और यह छड़ क्या है, धनावेशित है। बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसान है, ध्यान लगाओगे तो आसानी से आ जाएगा। जब धनावेशित वस्तु को इस उदासीन वस्तु के पास लाया जाएगा तो क्या प्रभाव होगा, हमेशा याद रखिए कि धनावेश और ऋण आवेश के बीच में शुरू में बताया गया है कि आकर्षण होता है, और धनावेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब दूर हटने वाला बल। समान आवेश है तो दूर हटेंगे, विपरीत आवेश है तो पास आएंगे। इसी तरह जब धनावेशित छड़ को इसके पास लाया जाएगा तो इसमें से कौन से आवेश बाहर भागेंगे और कौन से आवेश आकर्षित होंगे, कौन से आवेश प्रतिकर्षित होंगे, कौन से आवेश आकर्षित होंगे। तो ध्यान दीजिए, ये धनावेशित है तो धनावेश वाले पक्का भागेंगे, क्योंकि समान आवेशों के भी प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर चलो देखते हैं, जब धनावेशित वस्तु को लाया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश इधर आ जाएगा, ऋण आवेश जितने हैं आकर्षित हो गए और धनावेश प्रतिकर्षित गोले के दूसरी तरफ चले गए। ये हो गया, ये चरण नंबर 2 है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि धनावेश, इसमें जितने भी ऋणावेश हैं वो इस धनावेश द्वारा आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन धनावेश इसमें के धनावेश को प्रतिकर्षित कर देगा तो गोले के उस तरफ चले जाएंगे। अब इस गोले को पृथ्वी में अगर जोड़ देंगे, अर्थ कर देंगे, तो जितने भी धनावेश हैं वो क्या हो जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे और क्या हो जाएंगे, उदासीन। तो यहाँ पर धनावेश क्या हो जाएंगे, पृथ्वी द्वारा उदासीन हो जाएंगे। यहाँ पर टॉपिक में लिखा गया है, इसको देख लेना आप लोग। अब देखते हैं, ये उदासीन हो गया तो यहाँ पर क्या रखा है, अभी केवल ऋणावेश बचे हुए हैं, धनावेश उदासीन हो गया है, और यहाँ पर ये छड़ अभी पास में है। अब एक चीज बच्चों ध्यान देना है कि मान लीजिए इस छड़ को हटा लिया जाए, इस छड़ को दूर कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो छड़ को अगर दूर हटाएंगे, छड़ को दूर हटा लिया जाए तो क्या होगा, जब छड़ को दूर हटाएंगे, देखिए ये धनावेश इसको अभी बांधे हैं, इसको आकर्षित किया तो ये सब बेचारे इकट्ठा हैं, लेकिन जैसे ही ये हटेगा ये चारों ओर फैल जाएंगे, ये चारों ओर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और संपूर्ण वस्तु हमारी क्या हो गई, उदासीन वस्तु। अब ऋणावेशित हो गई वस्तु, क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, इसको बढ़िया से फिगर में समझाया गया, ये टफ नहीं है। ये चरण नंबर 1 में, ये चरण नंबर 2, ये 3, ये 4, थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए क्या है इसमें। एक उदासीन वस्तु लिया, उदासीन वस्तु में धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होते हैं, तभी वो उदासीन अवस्था में होते हैं। अब इस उदासीन वस्तु के पास में एक धनावेशित छड़ लाते हैं तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो ये प्लस इधर चले जाएंगे, बाहर दूर हट जाएंगे, और ऋण वाले इससे आकर्षित हो जाएंगे तो गोले के पास, इस छड़ के पास आ जाएंगे। अब इस वस्तु को हम क्या कर देते हैं, उदासीन वस्तु को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जैसे इसको अर्थ से जोड़ेंगे ये धनावेश पृथ्वी में चले जाएंगे और इस वस्तु पर केवल ऋणावेश बचेगा, लेकिन ऋणावेश अभी इसके पास ही रहेगा क्योंकि छड़ अभी इसके पास है। जब वस्तु के पास धनावेश छड़ है तो इसको अभी क्या खींचे हुआ है और ये इसके पास ही रहेगा। जैसे ही छड़ हटाते हैं ये ऋणावेश पूरी वस्तु पर समान रूप से फैल जाते हैं। अब बच्चों देखिए इस वस्तु पर कौन सा आवेश है, केवल ऋणावेश, तो यह वस्तु किस तरह व्यवहार करेगी, ऋणावेशित वस्तु की तरह व्यवहार करेगी। तो बच्चों ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी नोट्स जरूर बना लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप लोग लाइक और कमेंट जरूर देना कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट देना, जिससे हमें प्रमोशन मिले, अच्छा लगे कि मतलब कि आप सबको समझ में आ रहा है, हम और अच्छे से वीडियो बनाते रहें।
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो जितने भी बने लगातार आते रहें। जय हिंद।